नमस्कार साथियों, मैं चंद्रशेखर एग्जामपुर के IAS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इवेंट का एक खास उद्देश्य है और उस उद्देश्य को लेकर के मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। अक्सर इस विषय को लेकर के चर्चा होती है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं UPSC या PCS जो एग्जाम होते हैं, UPSC अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, PCS या PSC की बात की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग, उसमें जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है या फिर क्या महत्व है, इसको लेकर के अक्सर जो स्टूडेंट हैं उनमें एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। कई बार ये कहते सुना गया है कि उसको अधिक से अधिक समय तक पढ़ना चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। टीचर्स भी इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं, इस बात को कहते हैं कि आपको ये करना ही चाहिए, अर्थात कोई तो बात होगी जो हम प्रीवियस ईयर पेपर को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। सवाल ये है कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें समझना चाहिए। तो एक एक करके आज के इस सेशन में उसी विषय पर हम बात करेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो। साक्षात्कार की बात हम इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि साक्षात्कार में कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं होता। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप उनसे अनुभव ले सकते हैं जो साक्षात्कार को जिन बच्चों ने या जिन अभ्यर्थियों ने फेस किया है। तो चलिए आज के सेशन में इसी विषय पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रारंभिक परीक्षा की, और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है इस विषय पर इस सेशन में हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस विषय पर पहले ही हम बात कर चुके हैं। YouTube पर वो सेशन आयोजित किया गया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैं बता दूं, UPSC ठीक है या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके 3 चरणों में एग्जाम होते हैं जिनको हम प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार 3 चरणों में देखते हैं। तो जो इस सेशन में बात हमें करनी है वो इस विषय पर बात करनी है कि ये जो दोनों प्रारंभिक चरण है, यानी कि दोनों पहले चरण है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। साक्षात्कार के बारे में मैंने बता ही दिया। तो कुल 3 चरणों में एग्जाम होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा पर। तो प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को लेते हुए, समझते हुए, ठीक है, उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो 2011 में बदलाव हुआ और खास करके 2013 में जो बदलाव हुआ है सिलेबस में, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस विषय पर ऑलरेडी एक सेशन आयोजित किया जा चुका है। इस सेशन में हम प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो विषय है उसमें परीक्षा की प्रकृति, सबसे पहले हम देखेंगे कि परीक्षा की प्रकृति क्या है। परीक्षा की प्रकृति की बात करें तो ये परीक्षा इंडिया के टॉप लेवल की सर्विस है और इस सर्विस में आपसे क्लर्क की डिमांड नहीं की जाती। तो जीके और जीएस, यहीं पर आपको थोड़ा सा अंतर करना होगा कि एक होता है जीके और एक होता है जीएस, ठीक है। जीके का मतलब होता है, ये खास करके वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब ये है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, ये हो गया हमारा जीके। या भारत के प्रधानमंत्री कौन है, CAG किसको नियुक्त किया गया, या फिर निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये हो गया जीके आपका। जीएस की बात करें तो जिसे जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन कहा जाता है, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन का मतलब यह है कि अभी जिन जिन व्यक्तियों के मैंने नाम लिए हैं आप लोगों के सामने, जैसे भारत का राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, किस आर्टिकल के तहत उनके चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, और उनको यदि पद से हटाना हो तो किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपका किस में आ जाएगा, जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन में। इसके साथ ही
अगर प्रधानमंत्री को, हमारे देश के पीएम को उनके पद से बर्खास्त करना है, उनके पद से हटाना है, तो उसमें किस विधि का प्रयोग होगा, और ये आपका किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा जनरल स्टडी में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आपसे क्लर्क की डिमांड यूपीएससी नहीं करती है और न ही जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो करता है। यहां पर आपको एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाना है, वो आपके रैंक के हिसाब से निर्धारित होगा कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है एग्जाम में, और उसके हिसाब से जो आपको रैंक मिलेगी, रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी, यानी कि आप जितना अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे एग्जाम में उसके आधार पर। तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि परीक्षा की प्रकृति ये है कि वो हमसे क्लर्क की डिमांड नहीं कर रही है, विषय का गहन अध्ययन और उसकी समझ हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली बात यह है, परीक्षा की प्रकृति वनडे एग्जाम की तरह नहीं है, इसमें आपको विषय की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती ही होती है। भले यूपीएससी कहती है हमें विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा या फिर मुख्य परीक्षा, तो वहां से आप समझ सकेंगे या फिर वहां से जान सकेंगे कि सिर्फ और हाई स्कूल और इंटर के लेवल की जो नॉलेज की बात की जाती है उससे आपका काम नहीं चलने वाला। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, प्रश्नों की प्रकृति। प्रश्नों की प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति का मतलब, यहाँ पे प्रश्नों की प्रकृति का मतलब क्या है? तो क्या प्रश्न सतही हैं, सतही ज्ञान पर आधारित है, या फिर सतही ज्ञान चाहिए, या फिर तथ्यात्मक चाहिए? तथ्यात्मक आपको ज्ञान चाहिए, या फिर तथ्यात्मक के अलावा अवधारणा चाहिए? अवधारणा, या फिर कह सकते हैं संकल्पनाएं। ये जो एग्जाम है आपसे सतही ज्ञान नहीं मांगता है और न ही आपसे तथ्यात्मक ज्ञान मांगता है, या तथ्यात्मक समझ नहीं मांगता है। अवधारणा को समझना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो अगर लोकतंत्र की हम बात करते हैं, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं, ठीक है, तो विश्व के सबसे लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र से हमें क्या चीजें मिलती हैं, हमारे लिए ये जरूरी है। ठीक, तो एक तो दूसरी बात हो गई कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, तो ये अवधारणा और तथ्यात्मक दोनों ही यहां पर जरूरी है। जहां पे आपको आवश्यकता हो तो आप इसका प्रयोग करेंगे, अवधारणा की जरूरत हो तो अवधारणा का प्रयोग करेंगे। खास करके जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय माना जाता है ये सेगमेंट, यानी कि आपको सतही ज्ञान नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तथ्यात्मक होने से काम नहीं चलेगा, अवधारणा की आवश्यकता यहां पर होगी ही होगी। तीसरी बात कर लेते हैं भाषा की। भाषा यानी कि ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। पेपर में जो पिछले कई वर्षों से अगर एग्जाम में शामिल हो रहे हैं या एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन बच्चों को ये बखूबी पता है कि भाषा संबंधी समस्या आती ही आती है, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर की ही बात क्यों ना कर लें या फिर आगे आएगी, हम इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन जो पिछले पेपर को देखने के बाद जो पता चलता है और जो समझ में चीजें आती हैं वो यही कि भाषा संबंधी उसमें अशुद्धियों का मतलब ये है ट्रांसलेशन प्रॉब्लम होती है, और ट्रांसलेशन प्रॉब्लम की बात करूं तो अर्थ का अनर्थ होता है। इसी वजह से जो हिंदी मीडियम का जो अभ्यर्थी है वो खास करके एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता पहले चरण में ही, या प्रारंभिक परीक्षा को ही क्लियर नहीं कर पाता है। उसकी वजह यह है कि ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम होती है, और ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम की बात करें तो हम अक्सर इंग्लिश से डरते हैं, और वहां पर जो इंग्लिश वाले प्रश्न को या इंग्लिश वाले कॉलम को हम नहीं देखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज को देखते हैं, हिंदी पर, चूंकि समय की समस्या होती है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि जब भाषा की समस्या है, ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है, और इस पर लगातार यूपीएससी पर आरोप लगते हैं कि लगते रहे हैं, अभी भी लगते हैं
कि भाषा जो हिंदी की बात की होती है तो उसका गूगल ट्रांसलेट करके दे दिया जाता है और यूपीएससी इसमें सुधार नहीं करती है, रिफॉर्म नहीं करती है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आपको इंग्लिश पर फोकस करना है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, यानी पिछले वर्ष के पेपर देखेंगे, तभी आपको इस समस्या का अनुमान लगेगा, आप इस समस्या को समझ पाएंगे और इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लें कि टॉपिक का क्या महत्व है। यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनाए गए हैं या कितने प्रश्न आए हैं। इसका मतलब मैं जब इस टॉपिक की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर नागरिकता की बात की जा रही है, नागरिकता की बात की जा रही है और नागरिकता से पिछले 3 वर्षों में लगातार सवाल आए हैं, तो इस वर्ष नागरिकता के चैप्टर से सवाल नहीं आ सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल सोचना ही नहीं है। और इसी संदर्भ में यूपीएससी को कहा जाता है कि यूपीएससी बिल्कुल सरप्राइज देती है आपको। हर साल देखेंगे पिछले वर्ष यानी कि 2020 के पेपर की मैं बात करूं तो 2020 में जो आसपास की घटनाएं होती हैं उसका यूपीएससी भी ध्यान रखती है। जैसे कि कोविड-19 प्रेरित जो लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन की वजह से यूपीएससी को भी पता थी, इस बात का ज्ञान था, इस बात का अनुमान था कि प्रिंटिंग पेपर सब तक नहीं पहुंच पाया है। तो जब पेपर नहीं पहुंच पाया है तो करंट अफेयर की भूमिका 2020 में बिल्कुल ही कम रही है। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन और उसको अगर जोड़ करके देखेंगे तो मैक्सिमम आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे जो करंट अफेयर को रिलेट करके बनाया गया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको देखना है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं, और उसी के हिसाब से आपको उस विषय पर एक रणनीति के तहत आपको तैयारी करनी है। तो यहां पर बात किसकी हो गई, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं, और आपको उस टॉपिक को देख करके अपनी तैयारी उसी तरीके से डिजाइन करनी है कि आप किस टॉपिक को कितना तैयार करेंगे। इसका हमें ज्ञान किससे मिलता है या पता किससे मिलता है, पता किससे चलता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर से जो पिछले वर्ष पूछे गए। तो यहां पर हमने बात कर ली टॉपिक की। अनुवाद की बात हमने की ही, यहाँ ट्रांसलेशन की समस्या होती है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। बीच की कड़ी की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बीच की कड़ी ये एग्जाम किसके किसके बीच होता है। यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछती है, आप उसका जवाब देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक और कड़ी है, जो परीक्षा का पेपर बनाता है, ठीक है, यानी कि एग्जामिनर। जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है, एग्जाम यानी कि जो पेपर बना रहा है और जो पेपर दे रहा है, इन दोनों की बीच की कड़ी है। आप यहां पर हैं, जैसे मान लीजिए ABCD जो भी व्यक्ति है, यूपीएससी को मान लीजिए बीच में है, और यहां B नामक व्यक्ति है। ये कौन है? एग्जामिनर है, इसने पेपर सेट किया है। अब इसका माइंड सेटअप क्या है, ये आपसे क्या जानना चाह रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और क्या जानना चाह रहा है, एक अननोन व्यक्ति आपके लिए पेपर तैयार कर रहा है, ये भी आपके लिए अननोन है और आपके लिए ये भी मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। नहीं जानता है व्यक्ति कि क्या इसमें पूछा जाएगा और उसको बच्चा जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये भी समस्या यहाँ पर देखी जाती है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो कौन सा है, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वही दोनों की बीच की कड़ी है। यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर को हम देख करके ये समझ पाते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है, ठीक है। तो ये बीच की कड़ी है और वो क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक बार प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग टॉपिक से, उस पर अगर नजर दौड़ा लें, जैसा कि मैंने कहा कि टॉपिक्स महत्वपूर्ण है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, विषय की बात करूं तो मैं यहां पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र की बात करूं या सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 की बात करूं
सेकेंड पेपर जो होता है वो CSAT का होता है, क्वालिफाइंग होता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं। क्या मैथ की यानी कि गणित की जिसकी बात की जाती है, गणित की भूमिका अधिक है, या फिर जो आपसे रीजनिंग पूछी जाती है उसकी भूमिका अधिक है, या फिर कॉम्प्रिहेंशन की भूमिका अधिक है। कई बार यूपीएससी सरप्राइज दी है और कॉम्प्रिहेंशन जो लोग कॉम्प्रिहेंशन के दम पर एग्जाम निकाल लेते थे वो सरप्राइज देती रही है और कॉम्प्रिहेंशन की भूमिका कम कर दी। यहां भी समस्या है, ठीक है। खास करके अगर मैं प्रश्न पत्र संख्या 1 की बात करूं तो अर्थव्यवस्था एवं सरकारी योजनाएं संस्थाएं, इससे 2013 से लेकर के मैं चल रहा हूं। 2013 से इसलिए लेकर के चल रहा हूं क्योंकि 2013 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, इसीलिए 2013 से मैंने लिया है। 18 प्रश्न पूछे गए हैं इस सेगमेंट से। इकोनॉमी से पूछे गए हैं, सरकारी योजनाएं और संस्थाएं इनसे पूछे गए हैं। और 2014 में देखिए ये घट करके 18 से घट करके 10 हो गया है। 2015 में 21, 2016 में 29, 29, 2017 में भी 29, 18 में 25 और 19 में भी 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे अधिक अगर बात करूं इन सभी वर्षों में यानी कि 2013 से लेकर के और 20 तक में, तो 23 क्वेश्चन इस सेगमेंट से पूछे गए हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण की बात करूं तो पर्यावरण में 2013 में 17 क्रमशः आपको दिखाया गया है। ये इस चार्ट का मतलब ही यही है कि आप उस चीज को समझ सकें कि किस टॉपिक से, किस विषय से कितने प्रश्न किस ईयर में पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि अब इकोनॉमी से 2020 में पूछे गए हैं 23 क्वेश्चन, ठीक है। 2015 में 2020 में अगर बात करूं अन्य टॉपिक से तो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहां पर आपको 21 दिख रहा है 19 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2020 में जाकर के ये कम हो गया है। 2020 में बहुत कम नहीं हुआ है, 21 पूछा गया है और 2019 में 21 है, 2020 में 15 है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस चीज को बिल्कुल भी लेकर के ना चलें कि किसी भी टॉपिक से एक बार प्रश्न पूछ दिया गया है, जैसे कि ग्रेजुएशन में होता है कि पिछली बार इस टॉपिक से प्लेटो से क्वेश्चन पूछ लिया है पॉलिटी में, अब प्लेटो से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो परीक्षा है और ये प्रतियोगी परीक्षा है, दोनों में फर्क है, ठीक है। वहां पर 100% रिजल्ट आते हैं, यहां पर 100% रिजल्ट नहीं आता है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से लगभग सभी विषयों का आंकड़ा यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन किस विषय से पूछे गए हैं। यहां तक बात हो गई प्रारंभिक परीक्षा की। अब बात करते हैं हम मुख्य परीक्षा की, कि मुख्य परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनकी क्या भूमिका है और वो कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि ये बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी कैसी है? बीच की कड़ी हम मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बीच की कड़ी है। एग्जामिनर के साथ साथ हम मुख्य परीक्षा की बात कर रहे थे। तो मुख्य परीक्षा, इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बीच की कड़ी है, यानी कि जो एग्जामिनर है और जो परीक्षार्थी है, जो परीक्षा दे रहा है, अभ्यर्थी है, उसके बीच की कड़ी है। तो सबसे पहले हम बात कर लें शब्दावलियों की, यानी कि मुख्य परीक्षा में जो शब्दावलियां पूछी गई हैं उन शब्दावलियों का क्या महत्व है। कई बार जो शब्दावलियां होती हैं, जो स्टूडेंट होता है उस पर ध्यान न दे करके वो सीधा सभी प्रश्नों को एक तरह से ट्रीट करता है, जबकि इन शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे आपसे पूछा गया है किसी विषय वस्तु की व्याख्या करिए, व्याख्या का अलग महत्व है।
समीक्षा करने की बात कही गई है, समीक्षा का अपना अलग महत्व है। आलोचनात्मक विवेचना करने की बात कही गई है, आलोचनात्मक विवेचना का अलग महत्व है। मूल्यांकन का अलग महत्व है। अब इन सभी चीजों को समझने के लिए एक बार हमें प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2020 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर एक नजर दौड़ाना जरूरी है। तो अगर मैं 2020 के प्रश्नों की बात करूं तो यहां पर जो दूसरा प्रश्न है, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है। यहां पर आपसे कहा गया है विश्लेषण करने के लिए, यहां आपसे विश्लेषण करने के लिए कहा गया है। विश्लेषण करने का जाहिर सी बात है, यहां विश्लेषण दिया गया है और इसी पेपर में मूल्यांकन करने के लिए आपसे कहा गया है, तो मूल्यांकन का कोई महत्व जरूर होगा। ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर ने यूं ही लिख दिया है। इसके साथ साथ जो अगला प्रश्न है इसमें आपसे कहा गया है विवेचन कीजिए। ठीक है, इन सभी शब्दों का अलग अलग महत्व है और अपना महत्व है। इस सेशन में मैं शब्दों की परिभाषा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सीधा सा ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपसे विश्लेषण पूछा जाएगा, मूल्यांकन पूछा जाएगा, विवेचना पूछा जाएगा, तो इन शब्दों को समझें और उसके अकॉर्डिंग अपना जवाब दें, उसके अकॉर्डिंग अपना जवाब तैयार करें। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो शब्दों का एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्व है और उसका पता हमें किससे चलता है? प्रीवियस ईयर पेपर से चलता है। इसके साथ साथ शब्द सीमा जो 2016 तक की बात अगर मैं करूं, 2016 तक, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं 100 शब्दों के, 200 शब्दों के। ठीक है, 100 शब्द में पूछे गए हैं, 200 शब्द में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ अभी जो 2017 से आप देखेंगे, 2017 से तो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी जो शब्द सीमा है, वो 250 और 150। यहां पर 150 था। ठीक है, 150 ये शब्द सीमा पूछा गया है। शब्द सीमा का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। महत्व इसलिए है कि आपको एक प्रश्न की बात करूं तो एक प्रश्न को हल करने के लिए जो समय मिलता है, जो टाइम पीरियड है, मैक्सिमम आपको मिलता है 6 मिनट। अगर आपकी लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और बहुत स्पीड से आप लिखते हैं, आपकी प्रैक्टिस है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 5 मिनट में उसको समेट लें। तब जाकर के आपके जो 20 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो ये शब्द सीमा को ध्यान रखना है। अगर आपसे 250 पूछा गया है तो 250 से 260 हो जाए, लेकिन 70 तो कतई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, 240 हो सकता है, 230 आपको नहीं करना है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि 10 शब्द प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन उसमें रिस्क ये है कि आपका ही समय जाएगा। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया, अगर आपने इसको इग्नोर किया, शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखा, तो एक तो आपका समय जाएगा और दूसरा आपका क्वेश्चन छूटेगा और इसकी संभावना प्रबल हो जाती है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा छोड़ देंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन छोड़ने का मतलब ये है कि आप मुख्य परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अनुवाद की समस्या यहां भी देखी जाती है, जैसे कि 2015-16 में ये पूछा गया था। संभवतः 2014 की बात है। वाणिज्यिक कोख, सरोगेसी मदर की बात कही गई थी और वाणिज्यिक कोख आपसे पूछ लिया गया था। वाणिज्यिक कोख का बहुत सारे बच्चों को मतलब ही नहीं समझ में आया कि वाणिज्यिक कोख का मतलब क्या होता है, जबकि उसका इंग्लिश जो दिया गया था वो अपने आप में पर्याप्त था। अगर किसी ने उसको पढ़ा हो, तो इंग्लिश वाले को अगर पढ़ा हो, उसका अनुवाद देखा हो तो समझ जाएगा। तो हिंदी मीडियम के लिए एक समस्या जो अनुवाद की होती है, जो गूगल ट्रांसलेट करके दे दिया जाता है, वो एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके आप समझ सकते हैं कि अनुवाद की समस्या होती है और जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है
उससे आप बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके अध्ययन से, तो प्रीवियस ईयर पेपर के अध्ययन से। आगे बात कर लें, स्रोत की बात कर लें। स्रोत की बात करें तो स्रोत यानी कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, किस किताबों पर अधिक भरोसा करना चाहिए, किस कोचिंग का चुनाव करना चाहिए, क्या वहां पे ऑथेंटिक मैटर दिया जाता है, अगर किसी किताब को मैं चुन रहा हूं तो उसमें त्रुटियां कम हैं या त्रुटियां नहीं हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्रोत की बात करूं तो जितनी भी, जैसे कि मान लीजिए पीआईबी, अक्सर पीआईबी को करंट अफेयर्स के लिए फॉलो किया जाता है, एआईआर को फॉलो किया जाता है, ठीक है। बाकी जो और जैसे मैंने बात किया कि राज्यसभा टीबी डिबेट, लोकसभा टीबी डिबेट, उसमें जो बातें होती हैं मैक्सिमम मान के चलते हैं कि वो त्रुटिपूर्ण होती हैं, ठीक है, यानी कि उसमें त्रुटि कम होती हैं, गलतियां कम होती हैं। तो स्रोत का सही चुनाव हमें करना है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है रणनीतिक खामियां। कई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, वो बिल्कुल नए हैं यानी कि एग्जाम में अभी उनको शामिल होना है, एग्जाम का नेचर नहीं पता है, तो उनके लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर रामबाण हो सकता है। रामबाण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी समस्या ये होती है कि पेपर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन करने होते हैं, क्या जो मुझे क्वेश्चन पहले आ रहा है पहले कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कहां से पूछे गए हैं, उनके लिए मैं कौन सी किताबें पढूं। तो ये सब समस्याएं रहती हैं। ये तो रही जो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं यानी कि जो लगातार प्री और मेंस दोनों दे रहे हैं लेकिन मेंस तक पहुंच रहे हैं, मेंस के बाद अगले चरण में वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर अगले चरण में पहुंच भी रहे हैं यानी कि इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं तो वहां पर जाकर के समस्या ये हो जा रही है कि वो इंटरव्यू से वापस आ जा रहे हैं। वापस आने की वजह क्या है कि जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में आपका नंबर कम है। अगर मुख्य परीक्षा में आपने नंबर अच्छे प्राप्त किए हैं तो जो इंटरव्यू है उसमें अगर आपको कम नंबर मिलते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो रणनीतिक खामियां क्या, हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। जो हम प्री और मेंस दिए हैं उसके बावजूद प्री देने के बाद प्री हो रहा है, मुख्य परीक्षा हम नहीं पास कर पा रहे हैं, अगर मुख्य परीक्षा हम पास कर भी रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें वो हमें ये बताने का प्रयास करता है, अगर सही ढंग से अध्ययन करें तो हमारा कौन सा पोर्शन कमजोर है, ठीक है, कमजोर है, हमें कहां पर सुधार करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल इतिहास की बात करूं तो हम अक्सर भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, जो विश्व इतिहास है वो हमसे अछूता रह जाता है। तो विश्व इतिहास भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वो जो हमारी कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करने के लिए पेपर को देखने के बाद ही पता चलता है कि वो मेरी कमजोरी क्या है और उस कमजोर पक्ष को दूर किया जाए। वो सही ढंग से हम कैसे समझ पाएंगे, जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे। उत्तर लेखन की बात करूं, उत्तर लेखन में गुणात्मक सुधार तभी हो सकता है जब आप सही ढंग से अपना मूल्यांकन करेंगे। और अपना मूल्यांकन कैसे होगा, जब आप पेपर का सही ढंग से इवैल्यूएशन करेंगे, उस पेपर को समझेंगे कि पेपर कहां से पूछा गया है, उसका नेचर क्या है, कितने भागों में पेपर को जो प्रश्न पूछा गया है कितने भागों में मुझे तोड़ करके देखना है, क्या जो व्याख्या पूछा गया है, मूल्यांकन पूछा गया है, आलोचनात्मक विवेचना पूछा गया है, विश्लेषण करने के लिए पूछा गया है, क्या इन सभी शब्दों का मतलब एक है, टिप्पणी करने के लिए कहा गया है उस सभी शब्दों का मतलब एक है, सभी को हम एक ही तरह से ट्रीट करेंगे, बिल्कुल नहीं। इन चीजों को समझने के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर जो एक होली बाइबल कहा जाता है वो साबित हो सकता है। और ये साबित हो सकता है नहीं बल्कि साबित ही होगा। और इस विषय पर, इस शब्द पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो रणनीतिक खामियां आपकी रही हैं उसको, इस विषय को समझ करके आप दूर कर सकते हैं। अब एक नजर आपको जो मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं कौन से टॉपिक से, मैं यहां पर टॉपिक की बात कर रहा हूं न कि विषय की, ठीक है। देखिए विषय और टॉपिक दोनों में अंतर है। इकोनॉमी में कई सारे टॉपिक हैं, आपसे हो सकता है कि बैंकिंग सिस्टम से पूछा जाए, बैंकिंग सिस्टम के अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे पूछा जाए।
तो यहाँ पर भारतीय, जैसे पहले प्रश्न पत्र की बात करूं, भारतीय विरासत एवं संस्कृति, तो 2020 में पूछा गया है 4 प्रश्न पूछा गया है 50 नंबर का। और 2019 में बात करूं तो 1 प्रश्न पूछा गया है 10 नंबर का। उसी तरीके से 2018 में 4 प्रश्न पूछा गया है 50 नंबर का। 2017 में 1 प्रश्न 10 अंक का। 2016 में 2 प्रश्न 25 अंक का। इसी तरीके से क्रमशः आप देखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक तो आप विषय का ध्यान रखेंगे और उस विषय में जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को भी आपको देखना होगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे स्वतंत्रता के बाद भारत का इतिहास या स्वतंत्रता से पहले भारत का इतिहास। इन सभी विषयों को, इन सभी टॉपिक को आपको देखना और समझना जरूरी है, और ये तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी भूमिका आपकी सफलता में बहुत ज्यादा है, और कहीं से भी इसको इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं से आप उसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं या फिर आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी के लिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो बच्चे, उन सबको ये ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 2013 से लेकर के अभी अगर 2021 में या फिर 22 में 23 में आप देने जा रहे हैं एग्जाम, तो 2013 से लेकर के कम से कम आप अध्ययन करें। इससे कम में काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। आप चाहें तो बहुत कम करेंगे तो 5 वर्ष का कर सकते हैं, लेकिन वो भी रिस्क लेना होगा, ठीक है। निरंतर जो उसका नेचर बदल रहा है, जो प्रकृति बदल रहा है, पेपर का जो स्वरूप बदल रहा है, उसको समझना जरूरी है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो पेपर होता है वो एग्जामिनर और आपके बीच की कड़ी है। वो एग्जामिनर की सोच को समझने में आपका मदद करता है, आपकी हेल्प करता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को कतई मत छोड़िए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसके सेगमेंट को समझने की कोशिश करिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसको समझने में आप सफल हो गए तो आप एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करेंगे। नमस्कार।